हाँ तो बच्चों टॉपिक डालो, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो बच्चों, हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, RCOM। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में बोलूं बच्चों तो ये होता था M1 R1 प्लस M2 R2। बस बेटा, जब क्लास स्टार्ट हो जाती है तब नहीं बोलना होता। MN R M डिवाइडेड बाय टोटल मास, दैट इज M1 प्लस M2 प्लस MN। यही बोला था, ठीक है। फिर बच्चों अगर मान लो मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो आर देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये डिस्प्लेसमेंट ही तो है, एक ऑब्जर्वर के पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट है। तो बच्चों मैं इसी बात को क्या इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, अगर डिफरेंशिएट कर दूं तो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है, क्या आता है? चलो छोड़ो, पहले तो ये बताओ, अगर मैं यहाँ पर चेंज इन सेंटर ऑफ मास करूं, दैट इज डेल्टा RCOM, दैट इज इक्वल टू, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ M1 डेल्टा R1 प्लस M2 डेल्टा R2 प्लस MN डेल्टा RN। ये क्या लिख दिया मैंने? डेल्टा क्या है मतलब चेंज। तो सेंटर ऑफ मास में जितना चेंज होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू M1 R1 M2 R2 M3 R3, मतलब सब में चेंज के बराबर इनसे इसका चेंज निकलेगा डिवाइडेड बाय टोटल मास। ये ऊपर वाला और ये वाला सेम फॉर्मूला है, बस वहां पर एग्जैक्ट बात की अपन ने और यहाँ पर क्या बात की है, चेंज की बात की है कि सेंटर ऑफ मास में कितना चेंज आएगा। ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा आपके, ठीक है, ये बहुत काम का फॉर्मूला है। सेम बच्चों अगर मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है, वेलोसिटी। तो मैं इसी टर्म को वेलोसिटी के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, VCOM इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस MN VN डिवाइडेड बाय टोटल मास। अभी देखो यहाँ से कुछ खास निकलने वाला है, इसलिए मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ। समझ में तो आ रही है चीज, कुछ खास नहीं करी, डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी हो गया दिस टर्म से ये टर्म, ठीक है। फिर अगर एक बार और डिफरेंशिएशन कर दूं तो ACOM एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, M1 A1 प्लस M2 A2 प्लस MN AN डिवाइडेड बाय टोटल मास। बच्चों टोटल मास को कैपिटल M लिख दूं चलेगा, ये M1 प्लस M2 प्लस डॉट 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 MN, इसको मैंने कैपिटल M। और इसको अगर मैं इधर भेज दूं, देखो ये कुछ अजीब सा बन रहा है, M इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, या फिर इसको चलो उधर ही छोड़ देंगे, M1 A1, क्या ये फोर्स नहीं बन गया, यानी फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट F1, फोर्स ऑन द सेकंड ऑब्जेक्ट F2 प्लस फोर्स ऑन द nth ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल मास। कहीं पे पढ़ रखा है क्या इसको पहले, क्या पढ़ा था, F नेट बाय टोटल मास, यही पढ़ा था। बस वहां पर मैंने खास बात क्या नहीं बताई थी आपको, ACOM, ये सेंटर ऑफ मास पे लगता है एक्सेलरेशन, ये पूरी बॉडी का नहीं होता, ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास पे लगने वाला एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। हो गया एग्जाम, आ गया, उसका कैसा हुआ? अच्छा प्रीतिका, आज आपका भी तो एग्जाम होगा, कैसा हुआ? प्रीतिका, अच्छा हुआ सर, चलो ठीक है, बढ़िया है। मतलब सबके एग्जाम ठीक ठाक जा रहे हैं स्कूल के, कुछ बच्चों को छोड़कर, ऐसा क्यों? हाँ, बाद में देखते हैं, बाद में देखते हैं लास्ट।
बाद में देखते हैं, ठीक है। ये तो कल ही किसी को करवाया था मैंने। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने पिछले साल का पेपर ही उठा के दे दिया एज इट इज। वर्कशीट छाप दी? कौन सी वर्कशीट? चलो आ गया समझ में, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? चल तो बच्चों मैंने सिर्फ देखो मैंने क्या किया, M1 R1 M2 R2 सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला पहले से पढ़ रखा है। ये R क्या है? डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है, ऑब्जर्वर से एक पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो बच्चों मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो यहाँ पर मुझे मिल गया डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी। तो बस मैंने डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखा, VCOM भी तो निकाल सकते हो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज M1 V1 प्लस M2 V2 डॉट 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 MN VN डिवाइडेड बाय टोटल मास। सेम एक बार और डिफरेंशिएशन किया, एक्सेलरेशन मिल गया। और ये फॉर्मूला आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे थे कि किसी भी बॉडी पर लगने वाला फोर्स दैट इज M1 A1, ये क्या होता है F1, M2 A2 F2, ऐसे ही MN AN FN डिवाइडेड बाय टोटल मास। ये क्या हो गया, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, और ये पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो। अच्छा इसका मतलब क्या है बच्चों, अगर मान लो किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, अब यहाँ पर थोड़ी सी बातें समझना। तो इसका मतलब उस बॉडी पर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर आप लोग अक्षय तक तरह सो नहीं रहे हो तो सबको समझ में आ रहा होगा, है ना? ठीक है, खुली आंखों से सोना कहाँ से सीखा बेटा? क्या बोला मैंने? अच्छा हाल है तो बता दो, क्या बोला मैंने? है मैंने उसके बाद बहुत कुछ बता दिया, मुझे पता रहता खुली आंखों से जब कोई सोता है। चलो तो मैंने आपसे सिंपल सा कहा बच्चों कि किसी बॉडी पर अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, मतलब बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, उसके इंटरनल पार्टिकल से फोर्स लग रहा है, तो बेटा उसमें क्या होगा कि उसका ACOM सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो ये मान सकते हो सारी F1 प्लस F मतलब सारे F1 F2 F3 ये सब जीरो होगा, मान ले बात? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है बेटा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो पॉसिबल है, लेकिन ये हो सकता है कि इंटरनल फोर्सेस लग रहे हो। F1 मान लो जितना लगा प्लस में, उतना ही माइनस में लग गया होगा FN, नेट जीरो हो जाएगा। लेकिन ये आपस में एक दूसरे की वैल्यू, कोई 5 रख रहा होगा, कोई -5 रख रहा होगा, ये पॉसिबल है। प्रैक्टिकली इस चीज को समझे, इसमें तो कहानी समझ में नहीं आ रही है बेटा। ये बॉटल में पानी भरा हुआ है, किसने कहा कि ऑब्जेक्ट का ही सेंटर ऑफ मास होता है? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बोल रहा हूं मैं, उल्टा पढ़ रहे हो तुम। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास भी तो मूव करेगा ना इस बॉडी के लिए। चलो तो लाइक बच्चों आपके सामने एक पानी की बोतल रखी है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं। आप जानते हो वाटर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे होंगे, कंटिन्यूस वाइब्रेट कर रहे होंगे, और उसके वॉल पे धमाधम ऐसे तल्ले मार रहे होंगे। किसके? बॉटल के वॉल पे। बॉटल गिर क्यों नहीं गई? ये अपनी जगह से हिल भी नहीं रही, क्योंकि बेटा वो इंटरनल फोर्स था, और नेट फोर्स वो क्या होगा हमेशा? जीरो। सिंपल, जितना फोर्स इधर की तरफ टल्ला मारने में लगा रहे होंगे उतना ही यहाँ पर कोई दूसरा पार्टिकल लगा रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेट जीरो हो जाएगा। दूसरी बात समझते हैं इसको और एग्जाम्पल से। लाइक मान लो अक्षिता को मैंने स्पेस में भेज दिया, ठीक है, और ये अपने स्पेस क्राफ्ट से गलती से बाहर निकल गई, और इतनी दूर है स्पेस क्राफ्ट इसका। हाँ, तो अब ये क्या कर रही है, खूब ऐसे तैरने की कोशिश कर रही है, स्विमिंग कर रही है उधर, ठीक है, पहुंच जाएगी स्पेस क्राफ्ट तक? नहीं, क्यों? देखो एक्चुअली में क्या होगा, जैसे ही ये इस बॉडी से मान लो अपने हाथ से आगे की तरफ फोर्स लगाएगी, तो इसकी बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में ऑटोमेटिक फोर्स लगा देगी, क्योंकि इंटरनल फोर्स है। और हमारी ह्यूमन बॉडी का सेंटर ऑफ मास हमारी नाभि होती है, तो हम अपने नाभि के अबाउट गोल गोल घूमते रह जाएंगे, लेकिन नाभि हल्की से भी यहां से यहां नहीं घिसक पाएगी। रीजन, सेंटर ऑफ मास तब तक मूव नहीं करेगा जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। मतलब मूव से मेरा मतलब है इसमें एक्सेलरेशन तब तक नहीं आएगा
जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। यही तो पढ़ा था न्यूटन के लॉ में, एफ एक्सटर्नल बाई टोटल मास इज इक्वल टू, है ना, याद है। तो जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक हमारी बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं आएगा। दैट मीन्स अगर ये बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती ही रह जाएगी, ठीक है, और अगर रुकी हुई है तो रुकी हुई रह जाएगी, ठीक है, बट वेलोसिटी में चेंज कभी नहीं आएगा। कब तक? जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। मैग्नीट्यूड में कैसे आएगा? वो इंटरनल बॉडीज पार्टिकल में आया ना, जितना मैंने कहा ना ये पॉजिटिव में लगेगा उतना ही नेगेटिव में लग जाएगा। हाँ, तो वेक्टर सम जीरो हो गया तो बेटा तुम समझे नहीं क्या कहना चाह रहे हो। मैग्नीट्यूड कभी नहीं होगा इस पार्टिकल के लिए, कुछ नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास के लिए कुछ नहीं होगा, इनके लिए होता रहे जो होना है। मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, वेक्टर भी चेंज हो रहा है, सब हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है वो हाथ को और जोर जोर से घुमाने लग जाए और तेज तैरने के लिए, कर लो, बॉडी और तेज घूमने लग जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, कोई फायदा नहीं है। और एक बार घूमना शुरू हो गया तब गोल गोल और घूमते रह जाओगे, ठीक है, फिर वो और नहीं रुक पाओगे, फिर ऐसे गोल गोल घूमते रहना, फ्री में झूला झूल रहे हैं, ठीक है। आई बात समझ में? हाँ या ना? और पता ही है स्पेस में गोल गोल घूमेगी, इसको पता भी नहीं चलेगा। ये हमें पता चलता है कोई पार्टिकल को देखकर, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को देखकर, वरना इसको पता भी नहीं चलेगा मैं गोल गोल घूम रही हूँ। जैसे अर्थ को देख रही होगी तब इसको अर्थ ऐसे सामने से घूमता हुआ दिखेगा, तब समझ में आएगा अच्छा मैं भी घूम रही हूँ, वरना इसको पता नहीं चलेगा मैं गोल घूम रही हूँ। हाँ बालक। आंसर तो फिर जो आपने लिखा है F1 प्लस F2 टू Fn, हाँ, सर ये सारी फोर्सेस इंटरनल फोर्सेस ये हैं। सब इंटरनल फोर्सेज हैं, ठीक है। ये पॉसिबल है कि नॉन जीरो हो, लेकिन इनकी वजह से ये हमेशा जीरो रहेगा, इनकी वजह से ये कभी चेंज नहीं हो सकता, ये यस इंटरनल सर। फोर्सेज की वजह से। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख लो, एक इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। अच्छा हाँ, पहले ये लिखो फिर ये लिखो, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। आज थोड़े से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे तो प्लीज। हाँ सर तो फिर मतलब एक्सेलरेशन सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से ही कॉज हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आप न्यूटन ने ही बता दिया था आपको पहले ही कि अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लाना है तो उसके लिए एक्सटर्नल फोर्सेस जरूरी है। तो सर मतलब फिर इंटरनल फोर्सेस का सम जीरो होगा ही होगा इस केस में। बिल्कुल, यहाँ पर अगर देखो मैंने F1 प्लस F2 ये चीज़ जो बोली है ना, ये कुछ और है, अगर आप इसको समझोगे ना तो ये कहानी ये है कि अगर मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया तो बेटा एक्सटर्नल फोर्स किसी ना किसी पार्टिकल पे ही तो लगाओगे। तो यहाँ पर मैंने ये कहा है कि हो सकता है किसी पार्टिकल का फोर्स ज़्यादा हो गया क्योंकि मैंने बाहर से फोर्स लगाया, ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है सारे इंटरनल है, इसमें हो सकता है किसी को मैंने बाहर से एक्स्ट्रा फोर्स दे दिया, उसकी वजह से इसके सेंटर ऑफ मास में तो एक्सेलरेशन आएगा ना। लाइक मान लो मैं इस मार्कर को पुश कर रहा हूँ तो बेटा इसके एक पार्टिकल को तो फोर्स लगाने वाला हूँ, पूरी बॉडी पे थोड़ी एक साथ फोर्स लगा दूंगा, तो उसमें F1 के एक्सटर्नल फोर्स लगने की वजह से भी यहाँ पर ACOM आएगा, ठीक है। ओके और सर। इस बात को और डिटेल में समझना है तो थोड़ा सा फिर लास्ट में बताऊंगा, मैं समझाता हूँ और डिटेल। करंट टेस्टी क्वेश्चन करने होंगे तो मैं तो, है ना। अच्छा, आप लोगों में से कितने बच्चे सिंगेज कर रहे हो अभी भी? कर रहे हो? सेकंड बुक नहीं लाया ना परचेज करके? ले आए? सिंगेज पूछ रहा हूँ, सिंगेज कितने बच्चे कर रहे हो अभी भी? ओके, नव्या आप बेटा, आप भी कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, कितने बच्चों को लग रहा है कि सिंगेज नहीं हो पा रही? कर ही नहीं रहे फिर भी लग रहा नहीं हो पा रही?
अच्छा, ये हैंड रेस पहले से है या अभी कर रखी है, वापस की है? सर अच्छा, कुछ क्वेश्चन में नहीं हो पाते जब चलो मेजॉरिटी हो जाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम आ ठीक। जाती है। अब बेटा ये ध्यान रखना कि सिंगल्स जो भी बच्चे कर रहे हो उनको ये पता होना चाहिए कि ये नॉट ओनली फॉर दिस बुक इज नॉट ओनली फॉर जेई मेंस, दिस इज फॉर जेई एडवांस ऑल्सो। और एडवांस के भी क्लासी क्वेश्चंस होते हैं इसमें, ऐसा नहीं कि नॉर्मल क्वेश्चंस ही होंगे, क्लासी क्वेश्चंस भी होते हैं। तो आप लोग को जो नहीं हो पा रहे ना वो उस वजह से नहीं हो रहे हैं। तो एटलीस्ट फिलहाल तो मैं बोलूंगा आप लोग जितना कर सकते हो उतना करो, बिकॉज लास्ट ईयर तो मैंने बच्चों को सिर्फ इलस्ट्रेशंस करवाए थे, एक्सरसाइज करवाई ही नहीं थी शुरू में। लास्ट में करवाए थे, लास्ट में करो एक्सरसाइज, शुरू में तो सिर्फ इलस्ट्रेशंस किए थे उन्होंने, क्योंकि वही हो जाए वही बहुत है। स्कूल में? कौन से स्कूल है? कैसा पेपर आता है? हाँ तो फिर इलस्ट्रेशंस कर जा रहे हो जो कर रहे हो, यूएसएस। हाँ चलो, बाकी खैर मैं अभी जेई वाले बच्चों से थोड़ा सा डिस्कशन लास्ट में करूंगा, ठीक है? नीट वालों को तो जो चल रहा है वो चलने दो। अच्छा अनन्या, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ना आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी करते हैं बात लास्ट में। ये लिख लिया पहले, अब लिखो लाइन, पहली इंपॉर्टेंट लाइन, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, if there is no external force on the body, then there is no effect arise on center of mass। मतलब उस पर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटीज चल रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटीज चलता रहेगा, रुका हुआ है रेस्ट में तो रुका रहेगा, ठीक है? मतलब कोई इफेक्ट नहीं आएगा उस पर, सेंटर ऑफ मास पे, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। पहली बात समझ आई? दूसरा पॉइंट लिखो, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन should always calculated, should always calculated from the ground। ठीक है, इसको हमेशा क्या करेंगे हम लोग, ग्राउंड से कैलकुलेट करेंगे। हाँ, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब ऑब्जर्वर हमेशा क्या रखेंगे, हम ग्राउंड पे रखेंगे। अब इसका रीजन बताऊंगा क्यों, ठीक है? समझ जाओगे अभी थोड़ी देर में। इसमें ये फ्रॉम द ग्राउंड को चाहे तो अंडरलाइन कर लो, क्योंकि बहुत जरूरी लाइन है, इसी में गलती करते हैं हमेशा, ठीक है? चलो क्वेश्चन शुरू करें। लिखो एक क्वेश्चन, अ प्रोजेक्टाइल, अ प्रोजेक्टाइल is thrown, a projectile is thrown with the velocity of 100 meter per second, with the velocity of 100 meter per second at an angle of 37 degree, at an angle of 37 37 degree, projectile breaks, projectile breaks in 1:3, मतलब 1:3 के मास में ब्रेक हुआ होगा ना, in 1:3 at its highest point, at its highest, हाँ मास में ही होगा लेकिन मैंने लिखवाया नहीं उसको, तो आप खुद समझ लो। 1:3 at its highest point, what is the distance between its two, its two, what is distance between its two particles?
मतलब 2 पार्ट में टूटा वो, तो ये दोनों पार्टिकल के बीच में क्या डिस्टेंस रहेगा जब वो ग्राउंड पे होंगे, एट ग्राउंड। क्या चीज? हाँ हाँ, सब इसी से होने वाले हैं। ग्रेनेड हवा में फटेगा, 3 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में, सब सीखेंगे इसी से। ठीक है, चलो। तो अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए क्या करते हैं, लेट अस सपोज राजवंश को दिवाली का बड़ा शौक है, ठीक है। तो इसने क्या किया, एक डब्बे में एक बड़ा सा बम रखा जलाकर और फेंक दिया इसे 100 मीटर पर सेकंड 37 डिग्री के एंगल पे, और वो जैसे अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे था फट गया डब्बा 2 पार्ट में, ठीक है। 2 पार्ट में फट गया तो दोनों डब्बे कुछ ऐसे आके गिरे ग्राउंड पे। तो अब मैंने इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस पूछा, आप लोगों को सॉल्व नहीं करना, ये मैं ही करवाऊंगा, ठीक है। तो चलो पहले इसके आंसर में एक स्टेटमेंट लिखो, आंसर में एक स्टेटमेंट लिखो पहले। लिखवाऊं? there is splitting of mass, there is splitting of mass is due to, अच्छा इसको लिखो, due to, there is splitting of mass due to internal explosion, due to internal explosion, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो इसी को, there is no external force, there is no external force, so center of mass will follow the same path, will follow the same path as before explosion। मतलब समझो मैंने क्या लिखवाया है। मान लो बेटा ये प्रोजेक्टाइल था और इसको मैंने ऐसे थ्रो किया, अगर एक्सप्लोजन नहीं होता तो ये कुछ ऐसे ही जाता, u इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड। और अरे यार मैंने इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो लिखवाई नहीं, क्वेश्चन में कुछ छूट गया। एक छोटी सी लाइन अगर लिखने की जगह तो लिख दो, लाइटर पार्ट becomes at rest after explosion, lighter part becomes rest after explosion। नहीं, वो रेस्ट का मतलब देखो यहाँ पर सिंपल ये है कि वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा था लेकिन वो सडनली रुक गया यहीं पर ही और वो ऐसे गिर गया। हाँ अब वो स्ट्रेट गिर गया, इसका मतलब ये है यहाँ पर, ठीक है। तो चलो, तो देखो यहाँ पर हुआ एक्सप्लोजन हाईएस्ट पॉइंट पर, तो इसके आगे ये वाला पाथ तो इसने फॉलो ही नहीं किया, ये वाला पाथ थोड़ी फॉलो किया आप। तो ये कैसा पाथ फॉलो किया इसने पाथ फॉलो किया ये वाला। एक पार्टिकल तो गिर गया एग्जैक्टली यहीं पर ऐसा, और एक पार्ट कुछ ऐसे जाके गिरा होगा, ठीक है। बोलो बात समझ आई? और मैंने आपसे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा, लग रहा टफ क्वेश्चन? वो अभी समझ जाओगे तुम, क्वेश्चन सॉल्व करते समझ जाओगे। देखो सेंटर ऑफ मास मैंने क्या कहा, वो वहीं पे लाई करेगा जहां पर एक्चुअली में पाथ को गिरना चाहिए था। नहीं बेच लो, रद्दी पेपर बेच लो आप पहले। क्या पूछ रहे थे? लोहा क्या भाव लिए? ये देखो कितना खुश हो गया, प्लास्टिक बेचूंगा मैं, प्लास्टिक बेचूंगा, देखो। हाँ अब समझो, सेंटर ऑफ मास मैंने क्या कहा, वही पाथ फॉलो करेगा जहां पर एक्चुअली पार्टिकल को गिरना चाहिए था, यही लिख पाया मैंने स्टेटमेंट में। तो बेटा अगर सेंटर ऑफ मास यहाँ पर लाई कर रहा है तो डेफिनेटली एक पार्टिकल इधर होगा, एक पार्टिकल इधर होगा, तभी तो सेंटर ऑफ मास बीच में आता है ना। बीच में मतलब सेंटर में नहीं, कहीं पे भी बीच में रैंडमली।
तो बीच में तो आएगा, तो एक पार्टिकल डेफिनेटली इससे पहले गिरेगा, दूसरा इसके बाद गिरेगा, बात खत्म। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों इसके बाद गिरे दोनों इसके पहले गिरे, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, एक सेंटर ऑफ मास से पहले गिरेगा, दूसरा सेंटर ऑफ मास के बाद गिरेगा। अब बात क्लियर है? अच्छा ये बताओ, अगर ये पार्टिकल टूटा नहीं होता तो ये किस डिस्टेंस पे गिरता है यहाँ से? तो रेंज निकाल दो सिंपल। तो आप लोगों ने बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ा है, आर इज इक्वल टू, डायरेक्ट लगा दो क्योंकि ग्राउंड पे ही गिर रहा है, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। तो 100 का स्क्वायर इंटू 2 साइन 37 कॉस 37 डिवाइडेड बाय जी, दैट इज 10। क्या लिख दिया सर ये? सॉरी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है ना? ठीक है, वैल्यूज पुट कर दूं तो ये आ गया मेरे हिसाब से 100 इंटू 100 इंटू 2 इंटू 3/5 इंटू 4/5 अपॉन 10। एक जीरो से एक जीरो गुजर गया, ये गया 4 टाइम्स, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 48 2 जा 96, 960 मीटर। ठीक है, क्या हो गया मानसी? आज बिल्कुल आप अनन्या वाली एक्टिंग कर रहे हो। ठीक है, 960 मीटर। ठीक है, चलो। तो बच्चों ये तो मुझे मिल गया कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर लाई करेगा। ठीक है, अब मुझे सिंपल सा ये निकालना है कि ये पार्टिकल इससे कितना दूर था और ये पार्टिकल इससे कितना दूर है। तो इसके लिए मुझे चाहिए मास। ये बताओ कि टोटल मास m रहा होता तो ये कितना होता? 1:3 में टूटा है। तो आप लोगों को याद है बचपन से वो रेशियो प्रोपोर्शन जो पढ़ते थे, पार्टिकल का रेशियो डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो इनटू मास, टोटल मास, याद है कुछ ऐसा? तो क्या मैं इसको डायरेक्ट 1/4 या m/4 लिख दूं? 1 था इसका रेशियो, लाइटर पार्टिकल यहीं पे गिरा था, तो 1 था इसका रेशियो, 1 था मतलब 1 बाय टोटल रेशियो 1 + 3, तो 1/4 इंटू m, दैट इज m/4। ये कितना होगा? 3m/4। ठीक है, कोई दिक्कत? और फिर भी नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, इसको m ले लेना, उसको 3m ले लेना, 1:3 तो है, टोटल मास 4m मान लेना, बात खत्म। अच्छा ये पार्टिकल यहाँ पर टूटा है बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे, मतलब यहाँ से इस पार्टिकल की यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 960 का हाफ होगा। और सेम यहाँ से इसकी डिस्टेंस भी कितनी होगी? 960 का हाफ, दैट इज 480। बोलो, ये बात समझ में आ गई? इस डिस्टेंस को मुझे निकालना था, इस डिस्टेंस को नाम दिया r1 या r2, जो भी नाम देना दे दो। सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस भी पता ही है, सॉल्व कर देते हैं, निकाल लेते हैं आंसर। ठीक है, करें सॉल्व। चल, हम लोगों ने पढ़ा है AlCOM इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। जो बच्चे कम दिमाग रखते हैं, ठीक है, मैं उन लोगों के लिए बताना चाहता हूँ, वो लोग यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, r1 की जगह तो ये वाली वैल्यू रखेंगे 480 यहाँ से, और r2 की जगह लिख देंगे 960 प्लस r2। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास की जगह लिख देंगे 920, ये वाली डिस्टेंस, क्योंकि ऑब्जर्वर यहाँ पर रखेंगे। और जो थोड़ा सा दिमाग रखते होंगे वो ऑब्जर्वर को यहीं रख देंगे। ठीक है, ऑब्जर्वर को यहाँ रख देंगे तो जरा से सोचो, RCOM की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। ऑब्जर्वर खुद ही इस पॉइंट पर खड़ा है। ठीक है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस -480, इसकी डिस्टेंस R2, सॉल्व करके निकाल दो। तो बोलो कौन सी जगह पर रखूं ऑब्जर्वर, यहाँ या यहाँ? R1 इस छोटे वाले पार्टिकल की डिस्टेंस लेनी ऑब्जर्वर से, और R2 उस बड़े वाले पार्टिकल के ऑब्जर्वर से। अब आप बताओ कहाँ पर रखना चाहते हो सेंटर ऑफ मास? सॉरी, ऑब्जर्वर, सेंटर ऑफ मास पे रख दूं? चलो, तो अगर सेंटर ऑफ मास पे रखते हैं बच्चों तो RCOM तो क्या हो जाएगा? ऑब्जर्वर के पैर के नीचे, दैट मीन्स 0। और m1 की डिस्टेंस मतलब इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? मतलब r1 इज इक्वल टू -480, और r2 मुझे फाइंड करना था, क्या होगा? इसमें उठाकर रख दो। ठीक है, तो RCOM कितना आ गया? 0 इज इक्वल टू m1 दैट इज m/4 इंटू माइनस का 480 प्लस 3m/4 इंटू r2। बेटा इस टर्म को इधर चिपका दिया, m/4 इंटू 480 माइनस का उधर जाके प्लस हो गया, हटा देता हूँ ये,
इज इक्वल टू 3m/4 इंटू R2। 4 से 4 गुजर गया, m से m गुजर गया, 480/3 160 मीटर इज इक्वल टू R2। आंसर। मुझे क्या चाहिए था, क्या पूछा था मैंने, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस 480 + 160 कर दो। अगर मैंने पूछा था सबसे बड़ा वाला पार्टिकल कितनी दूर गिरा, 920 + 160 कर दो। ठीक है, अब वो क्वेश्चन लास्ट में किसी फॉर्म में पूछ सकता है, मेन चीज आपको ये निकालनी थी, ऑब्जर्वर आपने कहा माना और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लिया। आया समझ में, हाँ या ना? पक्का? लोहा लक्कड़ प्लास्टिक आ गया। अक्षता कैसे आवाज लगाते हो बेटा, कबड्डी का आवाज कैसे लगाते हो? अभी से प्रैक्टिस चल रही है। नालायक राजवंश, डायमेंशन भी गलत कर दिए हैं। बता, एक्सेलरेशन का डायमेंशन गलत लिखा है। कौन सा? मुझे मिले क्वेश्चन तब तो। हाँ जो बेटा ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए बोल रहा था आर की। आर इज इक्वल टू रिजल्टेंट इज इक्वल टू √(a² + b² + 2ab cos थीटा। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करना वही है। हाँ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो उसी से तो किया था अपन ने, और कहाँ से निकाला था? सेक्शन डी का लास्ट क्वेश्चन है, पढ़ देता हूँ तुम जो कह रहे हो। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। तो हाँ कंपोनेंट तोड़ना। फोड़ दिया पेपर तुमने, फोड़ दिया पेपर। अब आया थोड़ा सा फिजिक्स में कॉन्फिडेंस, अब भी डब्बा गोल है। कुछ नहीं था वैसा। किसने कहा तुम्हें? 9-10 में पढ़ा था वेक्टर। ऐसा नहीं है बेटा, गलत सोच रहे थे। पेपर 11th के लेवल का ठीक ठाक पेपर है। अब बेटा ऐसे तो मेरा तो पेपर जाते ही हो जाता है। पूछो कैसे? नहीं जाते ही हो जाता है मेरा पेपर खोलते ही।
कुछ आता ही नहीं होगा तो क्या करेंगे? मैं इसमें जो गलत गलत देख रहा हूँ ना सारे, इससे आ रहा है मेरे को गुस्सा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, ये आपकी आपकी स्कूल कॉपी दे के भेजती है घर पे। चलो, क्योंकि ये एक्सप्लोड हुआ था ना बीच में, तो एक्सटर्नल फोर्स कहाँ था? एक्सटर्नल फोर्स तब होता जब इस सारांश जाके बीच में ऐसा धक्का मार देता पार्टिकल को। वाई डायरेक्शन में लग रही थी, अपन ने सॉल्व किस में किया? एक्स डायरेक्शन में पूरा। अरे अब, हाँ नहीं बेटा, वो समझे नहीं तुम। अपन ने उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में इंस्टेंट जीरो कर दिया ना। ये आर सी ओ एम जो मैंने सॉल्व किया है, तुम अगर ढंग से देखो तो एक्स सी ओ एम सॉल्व किया है मैंने। एक्स डायरेक्शन में तो पूरा रिजॉल्व किया, और एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स मिला ही नहीं उसको। जो भी पार्टिकल अवे गए वो किसकी वजह से गए? एक्सप्लोजन की वजह से गए, इंटरनल फोर्स की वजह से गए। ठीक है, तो अपन ने इसको रिजॉल्व ही एक्स डायरेक्शन में किया। साइन लॉ, लॉ ऑफ साइन, साइन ऐसा ही है नहीं। हाँ, साइन नहीं है, साइन ऐसा ही है नहीं है। हाँ, तो बेटा वो कुछ नहीं है, लेमिस थ्योरम है। डेरिवेशन करना ही क्यों है? साइन लॉ, दैट इज साइन लॉ। अरे मैंने F1 अपॉन साइन अल्फा प्लस F2 अपॉन साइन बीटा F3 अपॉन साइन गामा करवाया था। हाँ, लेमिस थ्योरम करवाया था, उसको लिखवाया भी था साइन लॉ। गुड, ठीक है। देखो मैं उतनी चीजें करवाऊंगा जिनके कोई मतलब निकलेगा। फालतू चीजें करने के लिए अगर मैं करवाने बैठ जाऊँ ना, तो फिजिक्स का सोचो एक चैप्टर ही खत्म नहीं होगा तुम्हारा पूरे साल। ठीक है, हाँ। मैं कोशिश ये करता हूँ ज्यादा करवाता हूँ, ऐसा नहीं है। पर फिर भी मेरी कोशिश रहती है बहुत ज्यादा भी ना करवा दूं कि इतना हो जाए कि तुम लोगों को पढ़ने में ही जोर आने लग जाए। बहुत ज्यादा थ्योरी लिखवा दूंगा या बहुत ज्यादा ये करवा दूंगा, पढ़ने में जोर आएगा, कॉपी कभी खोलोगे ही नहीं। अभी जोर आता होगा मेरे को पता है ना। लेकिन एनसीईआरटी रीड जरूर करनी है। पहले ये देख लेना, नई वाली एनसीईआरटी देख लो, पुरानी वाली, नई वाली में शायद हट भी चुके चीजें। ठीक है, चलो लिख लिया ये वाला। अरे चलो कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे चलते हैं और। एक अच्छा क्वेश्चन मिल रहा है क्या? चलो, एक अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। चलो देख, लिखो क्वेश्चन में m1 इक्वल टू 3 kg, m2 इक्वल टू 5 kg। हाँ, तीन, एक प्लस एक प्लस एक, √9, क्यूब रूट ऑफ 27, 48/16। ठीक है, m1 m2 है 5 kg, 25 का रूट, क्यूब रूट ऑफ 125। ठीक है, m1 प्लस 2। ठीक है, चलो v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। v2 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। v1 v2 दोनों 5 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन एक लोचा है। लोचा समझो क्या है? v2 तो जा रहा है शांति से इस डायरेक्शन में,
और v1 आ रहा है इधर से, विद मेकिंग एन एंगल 37 डिग्री, ये m1 है। ठीक है, मैं आपसे कुछ खास नहीं, बस नॉर्मल सी चीज पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो रिजल्टेंट निकालोगे, हाँ कुछ नहीं, रिजल्टेंट कंपोनेंट तोड़ोगे। रिजल्टेंट नहीं निकालना बोलते सर, कंपोनेंट निकालना बोलते हैं। कंपोनेंट निकालोगे, फिर नहीं होगा, कंपोनेंट तोड़ोगे, रिजल्टेंट नहीं निकालोगे। हाँ बस, और क्या, ऑल था बिल्कुल सही है। आज अक्षिता 2 बार हिट लिस्ट में आ गई है, आज यही टारगेट हो गया। अभी एक बंदर वाला क्वेश्चन करवाना है, बंदर को रस्सी पे चढ़वाएंगे, उसमें अक्षिता को ही लेंगे आज। मैं करूं, आपकी इच्छा है तोड़ो, नहीं इतनी इच्छा मत तोड़ो, तो तोड़ दो। अंजलि जल्दी कर लो बेटा, आज गुड गर्ल, अच्छा कर रहे हो आज। बस यहाँ आगे पीछे लैक्मे आइकॉनिक काजल से दूर रहना। बिल्कुल, 1 + 1 - देखो तुम, जल्दी करो। नियारा समझ में किसी को भी, किसी को भी ये वाला सॉल्व पेन से, ये भी कोई पूछने की बात है, कैसे क्या पेन से करना है। ये इतनी बड़ी बड़ी हाई की चीजें पूछती है। चलो, सबसे पहले बच्चों इस वेलोसिटी के कंपोनेंट तोड़ते हैं, ठीक है। क्या 0 आ गया, वेरी गुड, बिल्कुल गलत आया। 3/4, 3/4 भी नहीं आना चाहिए। चलो देखो, इसके कंपोनेंट तोड़ता हूँ बच्चा, ये है v1 कितना 5, ठीक है। तो अगर मैं v1 को x y डायरेक्शन में देखूं, v1 y कंपोनेंट, यही तो हुआ y कंपोनेंट, तो बेटा ये कितना आ जाएगा, साइन 37 5, साइन 37 कितना होता है 3/5, तो ये तो आ गया 3, और ये आ जाएगा बच्चों 4, इसको नाम दिया v1x। कोई दिक्कत, अब जो हमने बचपन से पढ़ा है वही लगा देते हैं। क्या पढ़ा है हमने, velocity of Chantal of March is equal to m1 v1 plus m2 v2 डिवाइडेड बाय टोटल मार्च m1 plus m2। लेकिन प्रॉब्लम है बच्चों, इस बार वेलोसिटी दो दो डायरेक्शन में, x में भी और y में भी है। तो एक काम करो ना, इसको भी अलग अलग डायरेक्शन में सॉल्व कर लो। पहले x में करते हैं तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, सिंपल। फिर जब y में करेंगे तब y में देख लेंगे। तो चलो, m1 कितना है बच्चों 3 ना, √9। चलो, और v1x देखो जरा कितना है, 4 नहीं है बेटा, -4 है। ये डायरेक्शन क्या लेते हो आप, फिर
और ऐसे v2 के लिए देखो x डायरेक्शन में कितनी है वेलोसिटी, 0 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना 3 + 5 दैट इज 8, और ये आ गया मेरे पास माइनस का 3/2 मीटर पर सेकेंड। कौन सी डायरेक्शन में, x डायरेक्शन, VCOM x डायरेक्शन। ऐसे ही बच्चों अब निकालना है VCOM इन y डायरेक्शन, वो कितना आ जाएगा, देखो फिर से वही m1, तो m1 है मेरे पास कितना 3, और वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितना है माइनस का 3, आया ना, नीचे की तरफ जा रहा है माइनस ले लिया। ऐसे दूसरे पार्टिकल का मास कितना दे रखा 5, और वेलोसिटी भी कितनी है 5, 5 है ना y डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है। अरे मैं मेरे लिए कर रहा हूँ, तुम लोग के लिए कर रहा हूँ। अच्छा रेस लगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे करोगे पक्का है। नीचे टोटल मास 8, बेटा 3 3 जा 12, और 5 5 जा 26 डिवाइडेड बाय 8, और ये कितना आ गया, ठीक है 2 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों ये बताओ, अगर मैं एग्जैक्टली इसको दो तरीकों से लिख सकता हूँ, या तो मैग्नीट्यूड निकाल दो एक्स और वाई डायरेक्शन का सॉल्व करके, ठीक है, या फिर आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म ऑफ VCOM इज इक्वल टू -3/2 आइटोप्ला + 2 जेटोप्ला। चाहो तो ये बोल दो, और मैग्नीट्यूड निकालना तो मैग्नीट्यूड निकाल दो, आपकी श्रद्धा है, ठीक है। आई बात समझ में, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, पहले लिखवा देता हूँ। झूठ बोल रही है ना, ये पता है, झूठी है एक नंबर की, मिटा दिया इतनी देर में, मैं क्यों मानूं, मैंने रेस लगाते हुए देखा था आप दोनों को, आप दोनों रेस लगा रहे थे, बेटा समझ लिया करो ना, क्यों रेस लगाते हो, मेरे से जीतना है, आगे जाना है, अच्छी बात है जाओ, मैं चाहता हूँ जाओ, लेकिन अभी मत जाओ बस, वरना कुछ समझ नहीं आएगा। चलो एक और क्वेश्चन करें फिर। चलो मैं खुद ही बना देता हूँ, अरे डट जाओ, बैठ रहा हूँ। सबको लॉज ऑफ मोशन याद है ना अच्छे से, उसका क्वेश्चन दे देते हैं। ये चैप्टर जैसे ही आता है ना, फिजिक्स के पुराने सारे कंसेप्ट लेकर आता है। अभी इसके बाद रिलेटिव मोशन भी करेंगे। अरे इस टॉपिक में रिलेटिव मोशन, कॉलिजन तो आगे है। अरे इस टॉपिक में करेंगे यार, रिलेटिव मोशन तो एक छोटा सा कंसेप्ट था, इस टॉपिक में करेंगे। तो उसमें था मोशन स्ट्रेट लाइन में भी था और प्रोजेक्टाइल में भी था, दोनों में करा था। दे दो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी करना बोर्ड पे, क्यों, अब दूसरा भी करना है इसके बाद, और कुछ पूछना है। अभी वायरल करते हैं इसको, पहले हो चुकी है ना एक बार ये वायरल, फिर भी हरकत नहीं सुधरी। हाँ हाँ ठीक है, और आज इसका एक नाम रखकर फिर वायरल करेंगे, कुछ भी नाम रख सकते हैं इसका, लाइक दंत कांति, ऐसा कुछ भी। चलो 3 kg, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। आ जाओ,
नहीं, बोर्ड पे आके बेइज्जती करवानी। हाँ, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। पुली इज मासलेस, पुली का कोई मास नहीं है, देयर इज नो फ्रिक्शन। दो टाइम या मैं करवा दूं? एक बच्चे के सिवा सब बोल रहे हैं टाइम दो। एक बच्चा बोल रहा करवा दो सर, आप करवा दो। आप ही बोल रहे हो, आप बच जाओगे ना, इसलिए कॉपी में करने दूंगा ही, बोर्ड पे चलो। क्या कह रहा हूँ मैंने क्या कहा? हाँ, एक्सेलरेशन सॉरी एस्केलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एस्केलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। किसका था ये एस्केलरेशन तुम दोनों में से? किसका था एस्केलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? क्या कह रहे हो, तुमको आना है बोर्ड पे? नहीं है, इक्विलिब्रियम पे कैसे होगा? वो तुम्हें निकालना पड़ेगा, सिखा नहीं था? मुझे नहीं पता, मैंने इसका एक्सेलरेशन निकालना सिखाया एनएलएम में, लॉज ऑफ मोशन में सीखा था इसका एक्सेलरेशन निकालना। फिर क्या रहा है? 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है। 2 मीटर पर सेकंड पर है क्या? किसका आंसर आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? किसका आंसर आया ये? अनन्या का। बेटा पहले क्वेश्चन ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? आपने एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल निकाला है, समझ गए? ये पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकला है, मुझे सेंटर ऑफ मास का चाहिए। पूरे का नहीं, अब ये सेंटर ऑफ मास इसका कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा, वो भी तो किसी एक्सेलरेशन से ऊपर या नीचे मूव कर रहा होगा, वो निकालना है। सेंटर ऑफ मास भी तो मूव करेगा, अगर ये दोनों पार्टिकल देखो, ये तो पता ही है कि 2 kg वाला नीचे आएगा, 3 kg वाला ऊपर जाएगा, तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। अगर ये नीचे आएगा तो सेंटर ऑफ मास पर सेकंड कहीं ना कहीं नीचे जा रहा होगा, बड़े वाले मास की तरफ शिफ्ट हो रहा होगा, तो सेंटर ऑफ मास का क्या एक्सेलरेशन होगा, ये क्वेश्चन है मेरा। हाँ बिल्कुल। अरे हाँ, मैं झूठ में क्यों बोलूंगा, मैं झूठ बोलने के लिए खड़ा हूँ। हो गया, आ जाओ। बेटा स्केल पास करना, आप जितनी बार बोलोगे उतना क्वेश्चन बढ़ा दूंगा। चलो, मुझे क्या पता, लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा है, पर कम से कम एक्सेलरेशन तो निकालो इसका। मेरा डायग्राम खराब मत करना। आई थिंक चलो, कुछ बच्चों ने निकाल दिया। चलो तो बिल्कुल गलत निकाल के जा रही है ये बोर्ड पे, ठीक है। 10 आ रहा है, वेरी गुड, फ्री फॉल ही करवा दिया। कुछ तो आपको भी 10 आ गया? हाँ सही कर रहे हो, करो इससे करो। गुड। वी हैव सम अनपढ़ बच्चे, तो उनका पता नहीं क्या फ्री फॉल करवा दिया, 10 आ रहा है। कैलकुलेशन नहीं आ रही होगी ना, है ना? 3g माइनस 2g दैट इज 1g, तो बेटा g की वैल्यू होती है 10 10। बेटा अब ये पूछ लिया ना, तो मैं सही बता रहा हूँ, हाथी के पैरों तले को चलवा दूंगा। कैसी बेवकूफ़ी भरी बातें करते हो।
एनएलएम में पूरा सीखा था हमने। चलो इधर देखो, मान लेते हैं यहाँ टेंशन टी तो यहाँ भी टेंशन टी, नीचे लग रहा है 3G, mg लगाते हैं ना 3G, और यहाँ पर लगा 2G। लेकिन बेटा ये वाला पार्टिकल नीचे आ रहा होगा, तो मान लिया ये पार्टिकल ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, तो ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा। ठीक है, पहले इसके लिए फ्री बॉडी सॉल्व करते हैं अपन। तो मैं लिख सकता हूँ टी माइनस 3G इज इक्वल टू माइनस का 3A, ये क्वेश्चन लिख सकते हैं। यहाँ से मेरे पास आ गया बच्चों टी इज इक्वल टू 3G माइनस 3A, कोई दिक्कत। फिर मैंने इस वाले को सॉल्व किया, इस वाले को सॉल्व किया तो बच्चों मेरे पास आया टी माइनस 2G इज इक्वल टू 2A, तो यहाँ से टी इज इक्वल टू आ गया 2G प्लस 2A, इसको वहां पर उठा के रख दिया टी की जगह पर ना। तो 2G प्लस 2A इज इक्वल टू 3G माइनस 3A, ये इधर आके हो गया 5A, और ये इधर जाके हो गया 3G माइनस 2G दैट इज G, ए इज इक्वल टू आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैंने फिर गलत क्यों बोल दिया, गलत इसलिए बोल दिया डायरेक्शंस कहाँ दिखाई, दोनों पार्टिकल के लिए अलग अलग डायरेक्शन है एक्सेलरेशन का। ये नीचे जा रहा है ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और ये ऊपर जा रहा है ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ आई कि नहीं आई? तो ये तो भाई एनएलएम में पढ़ के आ गए थे इतनी बात। अब मुझे निकालना था एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या पढ़ा था फॉर्मूला? हाँ बेटा अब ठीक आ रहा है, HEOM इज इक्वल टू M1A1, तो M1 कितना है 2, और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ तो इंटू 2 प्लस दूसरा मास बच्चों 3 और एक्सेलरेशन सॉरी -2 नीचे की तरफ, और बच्चों टोटल मास कितना होगा 3 + 2 दैट इज 6 kg। ठीक है, चलो 2 2 जा 5, 3 2 जा 9, और ये कितना आ गया -2/5, तो सबका आंसर गलत आ गया। तो प्लस का 2/5 कहाँ बोला तुमने सबने प्लस का 2/5 बोला, माइनस का बोला था। अरे वाह वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू -2/5, अभी भी आधा आंसर था तुम लोगों का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आ गया। चलो गुड गुड बेटा, यूनिट नहीं तो मार्क्स नहीं, ध्यान रखना। मेरे जैसा टीचर तो बिल्कुल 0 देता है, यूनिट नहीं तो 0 मार्क्स। यूनिट नहीं लिखे थे? अच्छा मार्क्स कटे, कितने कटे? 70 में से 15 नंबर कटवा दिए। मैं कैसे मान लूँ ये बात, जब मेरे सामने गलत करो तो मैं सर के सामने कैसे मान लूँ कि उन्होंने नहीं दिए नंबर? शाबाश, तो फिर सो गई। सबसे ज्यादा स्वामी भक्त जानवर कौन सा होता है? स्वामी भक्त लॉयल, हॉर्स होता है एक्चुअली में, डॉग नहीं होता, लोग डॉग सोचते हैं, हॉर्स होता है। उसकी एक खास प्रॉपर्टी होती है, पता है क्या? हाँ वो खड़े खड़े सोता है, तो कुछ बच्चे यहाँ बैठे बैठे सोते हैं। खुली आंख से और सो रहे हैं, बंद आंख से भी सोए तो समझ में आए, खुले आंख से सो रहे हैं। चलो हो गया ये, आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाऊं क्वेश्चन का। क्या नो सर, क्या लिखा हुआ है? इट्स रॉन्ग आंसर। क्यों बेटा, किसने लिखा हुआ है? हाँ बेटा, कैसे रॉन्ग आंसर है ये? मेरे को लगता है सिंगेज में से देख लियो, और सिंगेज में क्वेश्चन अलग है, सिंगेज में क्वेश्चन अलग है, तो उसका देख क्वेश्चन तो देखा नहीं उसने, आंसर देख लिया।
हाँ बेटा अनन्या, कैसे रॉन्ग है बेटा? अच्छा ठीक है बेटा, ये होना चाहिए लाइफ में कॉन्फिडेंस। अच्छी बात है, गुड। उसने कैलकुलेट किया और उसका आंसर अलग आया, तो उसने मुझे बोल दिया कि सर आपका आंसर गलत है। नहीं तो अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस है खुद पे, होना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक आदमी ने दूसरे आदमी से शर्त लगाई कि दूध का रंग ब्लैक होता है, ठीक है, और वो शर्त जीत के आ गया। उसने माना ही नहीं। सामने वाले ने बोला नहीं वाइट होता, नहीं मैं तो मानूंगा ही नहीं, ब्लैक होता है। तो शर्त जीत गया। हाँ, पूरा क्वेश्चन कहाँ भेजा उसने? हाँ कोई बात नहीं, क्या हो गया। वैसे इस इमोजी का मतलब क्या होता है? कूल। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा। हाँ चलो बंदर वाला क्वेश्चन करते हैं। तीसरी बार ये लिख लिया ना सबने? ये बंदर की आवाजें कौन निकाल रहा है? अरे बना रहा हूँ, बंदर इतनी जल्दी क्या है? आवाजें निकालना चालू कर दी बंदर की। मतलब इतने नॉनसेंस कैसे हो सकते हैं, तुम लोग 11th क्लास में हो। मुझे कभी कभी डाउट होता है खुद पे, मैं कहीं प्राइमरी टीचर तो नहीं बन गया, किंडरगार्टन में पढ़ा रहा हूँ मैं। ये एक बलून है बच्चों, हीलियम बलून। ठीक है, ये हीलियम बलून है, और इस बलून का जो मास है वो है 40 kg। इससे एक स्ट्रिंग सस्पेंडेड थी, ठीक है, और इस स्ट्रिंग पे यहाँ पर अक्षता थी, ठीक है, ऐसे सस्पेंडेड थी। अक्षता यहाँ पर सस्पेंडेड थी। ये बलून जब तक ये शांति से यहाँ पर खड़ी थी ऐसे, अच्छा अक्षता का मास है 60 kg, ठीक है, तो जब तक ये यहाँ पर खड़ी थी तब तक ये बलून भी शांति से हवा में सस्पेंडेड था, मतलब कि इस पर नेट फोर्स क्या था, 0, और ये एक कांस्टेंट पॉइंट पे रुका हुआ था। फिर अक्षिता के मन में क्यों ना एक काम करे कि ऊपर चढ़ जाए, तो अक्षिता ने 3 मीटर रस्सी ऊपर चढ़ दी, ठीक है, 3 मीटर रस्सी ऊपर चढ़ गई। तो मुझे बताओ ये बलून कितना नीचे आया होगा? करो सॉल्व, फिर पता चलेगा, ऐसे थोड़ी 3 मीटर हो जाता है, ऐसे थोड़ी हो जाता है। क्योंकि ये जैसे ही ऊपर चढ़ना शुरू करेगी सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा तो बलून खुद भी नीचे आएगा। स्ट्रिंग नहीं खींच, मतलब तुम ये समझो कि ये इस स्ट्रिंग के रेस्पेक्ट में 3 मीटर ऊपर चली गई, मुझे ये पता है। हाँ हाँ, मतलब ये स्ट्रिंग के रेस्पेक्ट में 3 मीटर ऊपर चली गई।
क्या चीज? कुछ नहीं, ये बलून हवा में था पूरा पहले से ही, एक फिक्स जगह पर था, इस पे नेट नेट फोर्स 0 लग रहा था, ना तो ये ऊपर जा रही थी ना नीचे जा रही थी, एक जगह पटकी हुई थी। तो ये 3 मीटर इस स्ट्रिंग पे ऊपर चढ़ी तो ये बलून भी कुछ ना कुछ नीचे आ जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन है कि बलून कितना नीचे आ जाएगा? बिल्कुल नीचे आएगा बलून, एग्जैक्टली जिस पोजीशन पे था ना ये, जैसे ये ऊपर चढ़ेगी तो ये बलून एग्जैक्टली कुछ यहाँ तक पहुंच जाएगा। अब ये जैसे ये ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगी बलून भी नीचे आ जाएगा। हाँ, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा ना, मतलब इसने जैसे खुद को 3 मीटर ऊपर चढ़ाया, बलून भी कुछ नीचे आ जाएगा लेंथ। तो कितना लेंथ नीचे आएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। नहीं आया ना समझ में? अरे सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर ये सेंटर ऑफ मास के पास जा रही है अक्षिता, तो बलून भी सेंटर ऑफ मास की तरफ आएगा नहीं आएगा? क्योंकि सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करना चाहिए। अब समझ आया? तो वो भी इस चक्कर में नीचे आएगा। सेंटर ऑफ मास बैलेंस करना है ना उसे। 40 किलो का गुब्बारा नहीं देखा कभी? हीलियम बलून देखा है? हाँ होता है। हाँ हीलियम बलून कहते हैं उसे, हॉट एयर बलून बोलते हैं। बेटा तुम्हें मैं क्या ड्राइंग टीचर लग रहा हूँ? मैं यहाँ पर अच्छे से ड्राइंग बनाऊंगा, सतरंगी हॉट एयर बनाऊंगा, बलून है, उसके नीचे बकेट लगाऊंगा, उसमें इसको लटकाऊंगा, कहाँ गई यही है। मैं एक ही प्रैक्टिकल तुम लोग चाहो तो करवा सकता हूँ, वो प्रैक्टिकल है मेरे पास, जैसे वो पार्टिकल को नीचे गिराते हैं, तो वाला किस दिन बताना, मैं तुम लोग को प्रैक्टिकली करके बताऊंगा बालकनी से, किसी को भी कोई टेंशन नहीं है, जिसको प्रैक्टिकल देखना हो लाइव देख। जैसे कचरे वाली गाड़ी जाएगी मैं गिरा दूंगा। कुछ कह रहे थे राजवंश? जैसे हाई कर रहे थे तुम। अच्छा करो, ट्राई करो। चाहिए टाइम या मैं करवाऊं, बोलो। अच्छा है, तारा सिंह रोटेशनल मोशन से पहले आ जाएगी यहाँ पर। अरे रोटेशनल मोशन होगा, इसके बाद ग्रेविटेशन तो बाद में देखेंगे। अब थोड़ा सा तुम लोग अगर इसी स्पीड से चलोगे तो मैं थोड़ा सा वो हो जाऊंगा, मुझे स्पीड तेज करनी पड़ेगी। तुम लोग करते ही बिल्कुल स्लो स्लो, समझ ही नहीं आता। बेटा इस स्पीड से तुम्हें लग रहा है परफेक्ट पे चल रहे हैं, आगे कोर्स ही खत्म नहीं होगा। लेकिन क्या कोर्स होगा पूरा? 11th का कोर्स वैसे ही बहुत लेंदी है। अरे क्या हुआ? अब अजीती का अजीती, तो मेरे को कोई ऐसे कर दे तो मैं तो नहीं सहता, मैं तो नहीं सहता, मैं तो लड़ाई कर लेता हूँ। चल नहीं सहते ना, पर सहना पड़ेगा। अब चलो अब बोलने की बात को कह रहा था मैं, सहना पड़ेगा। चलो मैं करवाऊँ सॉल्व, देखे। बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चों, कुछ खास था ही नहीं इसमें। मैंने क्या कहा कि ये 3 मीटर ऊपर गया, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक आप लोग कर जाते हो यहाँ पर। अच्छा मैं फॉर्मूला बता दूं तो ट्राई करोगे? फॉर्मूला वो वाला लगेगा, डेल्टा आर वाला लिखा था। एक बात बताओ, मैंने क्या कहा? एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, इसका मतलब डेल्टा आर सी ओ एम कितना होगा? 0। अब सॉल्व करके देखो, डेल्टा आर सी ओ एम इक्वल टू 0। दो मास पार्टिकल, एक ये रहा एक ये रहा, ये वाला आपको दिख ही रहा है 3 मीटर ऊपर जा रहा है, इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हो। सॉल्व करके देखो, फिर मैं बोलूंगा गलत आंसर। करो सॉल्व करो। अरे गंवार लिखवाया फॉर्मूला पीछे, अब तो कर लो। लिखने की एक्टिंग करो मेरे सामने, देखो।
हाँ क्यों होगा R2 क्यों 3 मीटर होगा उसमें? R2 तो फाइंड करना है तुम्हें। R1 दे रखे मतलब ये तुम्हें ऊपर जाने की डिस्टेंस दे रखी है। चलो हो गया, निकाला किसी ने आंसर? जल्दी निकालो, 3 बोलते मैं सॉल्व करवा दूंगा। 1 2 4, 3 बोलना है ना। 5, 22, वेरी गुड, बिल्कुल गलत आ रहा है। जीरो आ रहा था, 42 कैसे ले रहा है यार? 42 तो कभी गलती से भी नहीं आएगा। ये तो इक्वल टू में जीरो तो रख के सॉल्व करो, क्या कर रहे हो? 2 मीटर, चलो वेरी गुड, बिल्कुल गलत आ रहा है। 4.5 मीटर। 4.5 मीटर, चलो देखते हैं एक बार, मैं करूँ सॉल्व। आज एक बच्चे ने इसका आंसर बहुत अच्छे से सुबह सुबह वाली क्लास में दिया था, अरिंजन है। हाँ कितना? वैसे बता दो, उसमें बता दो। 0.5 आ रहा है आपका? नहीं वो भी नहीं है सही। चलो देखो, एक चीज याद करो, पीछे पलटो पेजेस, जहां पर मैंने फॉर्मूला लिखवाया है वहां पर पॉइंट नंबर 2 चेक करो, मैंने क्या बोला था? ऑल डिस्टेंसेस शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द ग्राउंड। आप लोग क्या कर रहे हो, स्ट्रिंग के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस ले रहे हो। समझे कहानी? नहीं समझे बेटा, ये तो स्ट्रिंग पे 3 मीटर चढ़ी थी ना, ग्राउंड पे खड़े ऑब्जर्वर को तो कुछ और दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये बलून नीचे आएगा, मान लो ये बलून नीचे आया, कितना x डिस्टेंस नीचे आ गया, तो एक्चुअली में अक्षिता कितना ऊपर चढ़ी है? 3 माइनस एक्स ही तो चढ़ी है। इसकी पोजीशन कितनी चेंज हुई? ये तो स्ट्रिंग पे 3 मीटर चढ़ी थी ना, बट ये बलून खुद नीचे आएगा। देखो ये अक्षिता 3 मीटर ऊपर चढ़ गई मान लिया, लेकिन बलून नीचे आ गया x मीटर, वापस ही नीचे हो जाएगी। एक्चुअली में ग्राउंड के एस्पेक्ट में कितना ऊपर चढ़ी है ये रहा ग्राउंड। ग्राउंड कहाँ पर? आकाश में। अपन को इसके रेस्पेक्ट में सोचना होता है। तुम ये सोचो, 3 मीटर स्ट्रिंग पे चढ़ गई मान लिया, लेकिन मैंने ये भी तो आपको कहा बलून नीचे आ रहा है, मान लिया x मीटर नीचे आ रहा है, तो फिर से नीचे नहीं आ गई? कितना डिस्टेंस ऊपर चढ़ी है अभी है? अरे तुम 5 सीढ़ी ऊपर चढ़े, 2 सीढ़ी नीचे उतर के कितना ऊपर चढ़े हो? फिर कैसे निकाला? 5 माइनस 2 करके, हाँ या ना? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, 3 मीटर ये ऊपर चढ़ी, x मीटर नीचे आ गई, कितना चढ़ी होगी? नहीं आई भी समझ में? हाँ तो ऐसे दुखी दुखी क्यों बैठे हो? चलो चलो तो R1 इज इक्वल टू कितना हुआ बच्चों? R1 कितना हुआ यहाँ पर देखो ध्यान से, 3 माइनस एक्स हुआ, हाँ या ना? आप लोगों ने यही रखने में गलती कर दी असली आपको, ठीक है? बस ये अगर सही करते तो आंसर आ जाता। R2 कितना हुआ आप बोलो? माइनस का x। अब देखो मैंने पहले ही डायरेक्शन ले लिया कि ये नीचे आ रहा है, अगर मैं मान लो इसको प्लस ले लेता तो मेरा आंसर माइनस का आता। चलो अब सॉल्व कर देते हैं, कुछ नहीं है। डेल्टा आर सी ओ एम इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये तो जीरो है बच्चों, तो ये मल्टीप्लाई होकर ये पार्ट भी जीरो हो जाएगा। इज इक्वल टू m1 कितना है? 60, डिस्टेंस 3 माइनस एक्स प्लस 40 इंटू माइनस एक्स, इस टर्म को इधर भेज दें तो 40x इज इक्वल टू 60 रहने देता हूँ, चलो 60, 3 माइनस एक्स, ये गया 3 टाइम्स, ये गया 2 टाइम्स, और ये 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3x, ये इधर आके हो गया 5x, और बच्चों 9, x इक्वल टू 9/5 मीटर। सही निकाला है मैंने, कुछ गलती तो नहीं कर दी? सही किया होगा यार, क्या गलत करेंगे, सही होगा। तो भाई डेटा फिर मैंने कुछ और इधर उधर दिया होगा। अच्छा सुबह 80-20 किया था मैंने, हाँ ठीक है। हाँ
तो गलत है ना आंसर तुम्हारा। फिजिक्स में एग्जैक्ट चलेगा या तो, देखो वो 2 और 1.8 में। अरे तो बेटा मेथड सही था क्या तुम्हारा, कंसेप्ट सही था, मेन चीज़ कंसेप्ट के मार्क्स है ना। फिजिक्स इज नॉट ओनली अबाउट आंसर यार, क्यों ऐसा घूम जाते हो। ठीक है मैंने तुक्का मार दिया, आंसर को एक काम करते जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेट मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय जीरो, आंसर जीरो जीरो आंसर हेंस प्रूव, ऐसे नहीं होता। कंसेप्ट तो पता हो। ठीक है, अभी नहीं आया रद्दी पेपर। चल एक और आसान सा प्रश्न दे देता हूँ, करवा दे एक अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा टेस्टी, थोड़ा सा टेस्टी क्वेश्चन। अच्छा इस वीक में फ्राइडे एंड सैटरडे आप लोगों का क्या हाल है। सैटरडे को एग्जाम है इस बार सबका। कितने महान लोग होते हैं। हाँ 5 दिन बाद, वेडनेसडे से 5 दिन बाद ही तो सैटरडे आता है। 20 एंड 21। हाँ तो 20 और 21 को सबके एग्जाम है, क्या सीन है। 20 को है, 20 को है, देखते हैं चलो। डाउट सेशन भी तो है उस दिन अपना। मैं इस बार सोच रहा था 2 दिन का डाउट सेशन रख दूँ। चल चल, तो एज यूजुअल जैसे आपको पता है अक्षिता पढ़ाई नहीं करती। हाँ मेरे को पता है, दिख रहा था अभी खुले आंखों सो रहे थे। ये लिख लिया सबने। चलो तो अब एक नया गेम खेलते हैं। तो अगर पढ़ाई नहीं करेगी तो इसको लास्ट में क्या करना पड़ेगा, या तो कबड्डी का काम, या फिर एक और काम कर सकती है ये, एक बोट खरीद ले और उस बोट से मछलियाँ पकड़े, फिशिंग का काम। तो बस इससे आप फिशिंग का काम करवाते हैं। ठीक है, चलो फिशिंग का काम शुरू करवाते हैं इससे। ये एक बोट है बच्चों, इस बोट की, अभी मैं जानबूझ के वैसा नहीं बना रहा, ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। इस बोट की जो बच्चों लेंथ थी वो 10 मीटर थी, ठीक है। और आपको पता है कि अगर कोई काम ना हो तो ये ऐसे खड़े खड़े भी सो जाती है। तो अक्षिता यहाँ पर खड़े खड़े मस्त सो रही थी, कॉर्नर पे मस्त खड़े खड़े सो रही थी। और यहाँ पर इसने मछली का कांटा लगा रखा था बिल्कुल बीचों बीच बोट के, ठीक है। और आपको पता होगा मछली का कांटा जैसे मूव करता है आदमी को भाग के कांटा पकड़ना पड़ता है, मालूम है ना। फिशिंग रोप जो होती है उसको लॉक करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे ही फिश फंसी, ये इधर चल के गई, और जैसे ये इस तरफ मूव करेगी, इस तरफ मूव करेगी, अब क्या होगा, बोट आपकी अपोजिट डायरेक्शन मूव करना शुरू कर देगी, हाँ या ना। बिकॉज ऑफ सेंटर ऑफ मास बैलेंस रखना है उसे, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो बेटा ये चली इधर की तरफ, इसका मास था वही पुराना वाला, लेते हैं 60 kg, और यहाँ पर ले लिया 40 kg बोट का मास। एक बात बताओ कि बोट कितना पीछे गई, सॉल्व करके निकालो। हाँ बोट कितना पीछे गई, कहाँ ग्राउंड पे, पानी में होता है बोट। पक्का बोट ही चलाओगे, पक्का है। हाँ बेटा, ये वो वाली बोट है जो पानी में चलती है, ठीक है। पता नहीं है क्या सोच रही है, कौन से ग्राउंड पे बोट ले आई है। जनरली हमारे यहाँ तो पानी में चलती है। किसी ने देखा है कोई, हाँ इसने देखा है मिट्टी पे सर रेगिस्तान का जहाज, है ना। कौन होता है, बकरी।
हम्म क्या कह रहे हो? हाँ बिल्कुल, बोट के सेंटर में था वो। ये क्वेश्चन का तो आंसर चाहिए मुझे आप लोगों से। 3 मीटर है। शायद हो सकता है आपका सही हो, अभी चेक कर लेंगे। देखते हैं। 6 मीटर, 7.5 मीटर, 3 मीटर। अंजलि कितना आया? अपरिचित, हम तो करेंगे ही नहीं। उस दिन सर के सामने गलत तारीफ कर दिया, आज सर को बोलता हूँ फिर से। नहीं नहीं, आज आज देखो तुम्हारा हो जाएगा वापस से इलाज। बाहर चलो आज, मुर्गा बनाते हैं। हाँ क्या है अक्षिता? 2 मीटर। तुमने बता दिया। श्रेया 7 मीटर, अरे वाह। ये 6 कहाँ से ले आई फिर बैल? सबका 7 7 आ रहा है, आपका 6 आ गया। मानसी आपका भी 6 आया। मुझे भी दिखाओ। ये 300 कैसे आया और ये 200 कैसे आया? तो वो सब छोड़ो, ये 100 कैसे आया मुझे समझाओ ये। और ये इक्वल टू 0 और इक्वल टू 100 कैसे 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 आया? ये कैलकुलेशन मुझे भी सीखनी है। 100 = 0, ये काटना मत गलती से भी। ये आलोक सर को दिखाना है। काटना मत, मैं पहले कह रहा हूँ, ये आलोक सर को दिखाऊंगा। अच्छा 5 मीटर हो गया, आपका 6 ही है, अपना 7 ही है। चलो देखते हैं। हाँ एक बड़ी मिस्टेक कर दी है, इसलिए गलत है। 10 मीटर ही चला दिया इस बेचारे को, आधे तक ही जाना था, 10 मीटर क्यों जाएगा? वो भी फिर भी नहीं होगा वो। हाँ श्रेया, अरे ये क्या है? अच्छा गलत था। ये सुपर पावर होनी चाहिए हमारे अंदर। एग्जाम में पता है क्या करना, जैसे 4 ऑप्शंस होते हैं ना, तो 3 ऑप्शंस को तय कर लेना कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो चौथा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ये सुपर पावर बहुत अच्छी होती है, खुद ही पता चल जाना कि हमारा आंसर गलत है ना? इट इज अ गुड सुपर पावर, है ना? आपके अंदर भी ये सुपर पावर। ऊपर बोलता चल आ तो गया लेकिन गलत आ रहा है। हाँ ये देखो, इससे सीखो कुछ कॉन्फिडेंस। 0 = 100 लेके आ गया और बोल रहा सही आ रहा है। पूरे मैथ्स पे पलट के रख दिया बालक ने। चलो चलो देखो, इधर इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। देखो जब ये बालक इधर की तरफ मूव करेगा तो बोट पीछे की तरफ मूव करेगी, आप सब जानते हो। आप सुन लो मेरी बात भी। हाँ गुड, वेरी गुड। सॉल्व करें। तो ये बोट पीछे की तरफ मूव करेगी, कितना मान ले? तो मान लो वेल, डिस्टेंस ऑफ बोट आर बी इज इक्वल टू कितना, -x बोल दूं। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द अक्षता वो कितना होगा? 10 क्यों? ये यहाँ क्यों जाएगी यार, यहीं तक जाएगी बहुत ज्यादा, तो हाफ पे ही जाना है। तो 5 तक ये जाएगी, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना, 5 - x। इतना ही मूव हुआ, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अब इसमें बचा क्या है? आल ची ओ एम इज इक्वल टू, बेटा बीच तक ही तो जाना था उसको, पूरी बोट थी 10 मीटर की, तो बोट बीच में तो लगा रखा था फिशिंग रोप। बेटा मैंने माना वो बैल बुद्धि है, लेकिन बेटा फिशिंग रोप तो पकड़ लेगी, ऐसा थोड़ी कि इधर से भाग के उधर चली जाएगी फिर याद आएगा कि अरे फिशिंग रोप तो पीछे रह गया। ठीक है,
10 मीटर तक जाके क्या करेगी, जाना तो उसको यहीं तक है ना, फिशिंग रोप पकड़ना है। ऐसे थोड़ी उधर तक भाग जाएगी, अरे नहीं लास्ट में जाके फिर याद आएगा फिशिंग रोप तो 5 मीटर पीछे छूट गया, ऐसा नहीं होगा, है ना। ठीक है, तो RCOM, तो यहाँ पर बेटा हमने रखा M1 कितना है अपने पास 60, इंटू इसने डिस्टेंस कितनी कवर की 5 - x, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेना था ना, इसलिए अपन ने ऐसे निकाला 5 - x, प्लस 40 इंटू -x अपॉन टोटल मास दैट इज 100 इज इक्वल टू क्या होगा 0, क्योंकि RCOM तो मूव ही नहीं कर रहा। अच्छा डेल्टा वाला है ना, ये डेल्टा वाला फॉर्मूला लगा है। ठीक है, तो बस ये 100 उधर जाके 0 हो गया, इस टर्म को उधर चिपका देते हैं, तो 60 इंटू 5 - x इज इक्वल टू 40 इंटू एक्स, ये गया 2 टाइम्स, ये गया 3 टाइम्स, 15 - 3x इक्वल टू 2x। वेरी गुड, एक ही बच्चे का सही आंसर है, दैट इज दीवा। हाँ बनती है क्लैपिंग सही में, गुड गुड गुड। अरे सब रोके हो क्लैपिंग करने के लिए बोला था। चल वेरी गुड। ऐसे वो बलून वाला क्वेश्चन जो किया था उसका मतलब उस बच्चे ने, एक ही बच्चे ने आंसर दिया था मॉर्निंग क्लास में, रिंजन अच्छा कर रहा है, गुड। चलो आज के लिए बोल दो थैंक यू ऑल ऑफ यू। दोनों वीडियोस अपलोड करने हैं आप लोगों के, अभी कर देते हैं। सर 7 मीटर 7.5 7। अब नहीं आ रहा है बेटा समझ में? यस सर। और बाकी 3 लोग हम? यस सर आ गया। यस सर आ गया। चलो रोहित, रोहित तो नहीं ना बेटा, क्या नाम है, अनन्या, गुड।